स्वागत है आप सभी का आलसी इंडियन। आज हम बात कर रहे हैं नेताजी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंटरनेशनल रिलेशंस की, यानी आजाद हिंद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो इंटरनेशनल रिलेशंस थी उसके ऊपर। आइए हम और आप शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, इस वीडियो को जितना दूर तक पहुंचाना है साथियों पहुंचा दो। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को अंत तक देखना। कई लोग नहीं जानते थे कि नेताजी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसीज को बहुत सारे देशों में स्थापित किया था। उसमें ही एक देश है यूनाइटेड सोवियत रशिया। साइबेरिया में नेताजी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक एम्बेसी हुआ करता था और यह माना जाता है कि जो कंट्रोवर्सी थ्योरिस्ट है वो मानते हैं कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वो वाया मंचूरिया, व्लादिवोस्टॉक, साइबेरिया तक गए थे और उन्हें रिसीव किया था काटो कुंचू ने इसी एम्बेसी में। आखिर रशियन फाइल्स में ऐसा क्या है जो हमारे देश के मुखर्जी कमीशंस ने कई बार रशिया को और इंडियन गवर्नमेंट को कि आप रशिया के केजीबी फाइल को डीक्लासिफाइड करने के लिए रिक्वेस्ट दीजिए। रशिया बखूबी जानता था कि ड्यूरिंग स्टेलिन नेताजी वॉज इन साइबेरिया। ये एक पॉपुलर बिलीफ है कि नेताजी वॉज इन रशिया। वो मंचूरिया के रास्ते साइबेरिया पहुंचे और ये भी एक कई थ्योरिस्ट मानते हैं कि नेताजी वॉज हेल्ड कैप्टिव इन डिटेंशन कैंप इन यास्टुक सर्बिया बाय स्टालिन्स गवर्नमेंट। साथियों, ये सब बिलीव है, रिसर्चर्स के फैक्ट हो सकते हैं, रिसर्च किया हो, लेकिन रशिया ड्यूरिंग स्टालिन रिजीम इंडिया के साथ उसके डिप्लोमेटिक टाई नहीं थे, लेकिन आजाद हिंद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ स्टालिन के डिप्लोमेटिक टाई थे। ये स्टैब्लिश है, ये फैक्ट है। तभी जाकर के साइबेरिया में आजाद हिंद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एम्बेसी थी। साथियों, ये भी हम जानते हैं कि रशिया डिड सपोर्टेड नेताजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एंड नाउ कम टू द पॉइंट कि जब भारत आजाद होता है और जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट आती है, क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि विजया लक्ष्मी पंडित को रशिया में एम्बेसडर बना करके भेजा गया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पॉइंट है जो हमारे व्यूअर्स आपको सोचना चाहिए। रशिया का एक इंप्लीकेशन इंडिया पे था, हुआ ये कैसे? क्योंकि इंडिया एक नॉन अलाइंड देश था उस समय। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडिया लेड नॉन अलाइंड मूवमेंट एट बिगर पल्पिट। और इसी के दौरान क्या ऐसा हुआ कि आफ्टर द डिमाइस ऑफ स्टालिन क्या ऐसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई कि इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक टाई को भी मजबूत किया और सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया रशिया के लिए? यह एक सोच का विषय है। बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि शायद नेताजी को उनके इंफॉर्मेशंस को एक बार्गेनिंग चिप की तरह रशिया ने यूज किया टू इन्फ्लुएंस, टू गेन पावर इन साउथ एशिया, बिकॉज इंडिया वॉज द गेटवे टू इंडियन ओशन। और एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है चैनल 9 डिग्री और वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड रूट जो है इसी चैनल से जाता है। साथियों, आप जानते हैं 9 डिग्री चैनल गुजरता है अंडमान सी से। जो पावर सेंटर के पास अंडमान का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया पे डोमिनेट कर सकती है और इंडियन ओशंस पे एक कमांड रख सकती है। और आप ये सोचना कि व्हाई इंडिया एंड रशिया केम टुगेदर दो देयर वाज अ बिग नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज हेडेड बाय इंडिया। ऐसे ही एक और देश है साथियों, जापान। नेताजी की अपनी व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशंस कैसे थे जापान के साथ और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे थे जापान के साथ, ये एक सोच का विषय है साथियों। जब
जर्मनी से नेताजी सबमरीन में ट्रैवल करके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं और रास बिहारी बोस उनको रिसीव करते हैं और उनको नेतृत्व दिया जाता है कि आप इंडियन नेशनल आर्मी को संभालिए। Why Japan extended its support to Netaji Subhash Chandra Bose? A big reason and a question to thought. ऐसा क्या था कि जापान को नेताजी में प्रतिभा दिखी? Japan was eyeing for a large number of Indian British troops which was held in captive in Southeast Asia with no implications and regions. अगर नेताजी यहां नहीं पहुंचते तो इन लोगों को, इनके मैन पावर को एक साथ बुनकर और इनके अंदर सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म को जो नेताजी ने बुना, उन्हें एक कॉज दिया और उसी कॉज के कारण जापान इनसे जुड़ा कि ये लोग अब एलाइड नेशंस के खिलाफ लड़ेंगे। जापान के टोजो गवर्नमेंट ने ये सोचा, दिस इज प्रूवन फैक्ट, दैट the prisoners held captive in Southeast Asia, the Indian prisoners, were highly trained warfare materials, and that's why Japanese funded Netaji. People like General Isoda was held as a personal secretary to Netaji. So Netaji has gained that importance just because he was a great strategist. वो एक बहुत ही बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट तो थे ही, लेकिन उन्होंने जो सेंस ऑफ कॉज ये साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले इंडियंस और पीओडब्ल्यूज के अंदर जगाया, और इसी के वजह से जापानीज भी उस मिशन में इनके साथ जुड़े। India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942 and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943 have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independence movement. जापान की वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी ब्लंडरस मिस्टेक थी पर्ल हार्बर पर अटैक करना, और पर्ल हार्बर पर अटैक होने के बाद रूजवेल्ट का यह डिसीजन कि हम जापान को बम्बार्ड करेंगे और आंसर देंगे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में जापानीज कामाकाजी ने बॉम्बार्डिंग की थी और अपने आप सुसाइड मिशन पे गए थे वो पर्ल हार्बर पे। क्योंकि अमेरिका जैसी शक्ति जो विश्व युद्ध 2 में डायरेक्टली कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, जापान ने एक सोए हुए जायंट को जगाया और अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम्बार्डमेंट किया और जापान को घुटने पे ले आया। इसका सबसे बड़ा फलस्वरूप यह रहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फिनेंशियल एड था और जो उनको मिलिट्री एड मिल रहा था, राशन, एम्यूनिशंस, ये कट डाउन हो गई साउथ ईस्ट एशिया। सबसे बड़ा ब्लंडर जापान ने किया, लेकिन सबसे बड़ा भुगतान अगर किसी को करना पड़ा तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रेडियो साइलेंस ब्रेक होता है और रेडियो पे एक बुलेटिन आती है 18 अगस्त 1945 में कि नेताजी डायड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान। ये बुलेटिन से भारत में बहुत लोग दुखी तो थे ही, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों के सेंटर में बेल रिंग होने लग गए कि क्या ये घटना सही है या इस घटने के पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। MI6 ने कई सालों तक भारत और यहां तक जो हॉटलाइन, जो एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, उनको भी वेरीफाई करने का काम किया कि कहीं भारत से
कोई एक छोटी खबर मिले कि सुभाष चंद्र बोस इज इन कॉन्टैक्ट विथ इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन मिनिस्टर्स या इंडियन एमिनेंट पर्सनालिटीज। आखिर अमेरिका क्या चाहता था? Why America and Britain declared नेताजी सुभाष चंद्र बोस as a war criminal? Just because वर्ल्ड वॉर II में अलाइड नेशंस को जीत मिली और एक्सिस पावर को हार मिली, द वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज टू द डेट टिल प्रेजेंट डे। अगर आप सोच लो एक्सिस पावर को जीत मिलती तो what would have been the world arrangement of power center? अमेरिका को सबसे बड़ी तकलीफ सुभाष चंद्र बोस से यह थी कि उसके सहयोगी ब्रिटेन को नाको चने चबाने पे मजबूर अगर किसी ने साउथ ईस्ट एशिया पे किया था तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। आईएनए का जो ट्रायल हुआ लाल किला में और उसके जजमेंट के बाद जो नेवल म्यूटिनी हुई बॉम्बे में, ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि अब भारतीयों को जो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पार्ट बने थे वर्ल्ड वॉर II में, अब वो मिलिट्रीली हाई ट्रेंड है और कैन आउट परफॉर्म ब्रिटिशर्स। तो ये एक डर बन गया और ऊपर से ब्रिटेन की कमर टूट गई थी। 6 वर्ष लंबे चले विश्व युद्ध II में जर्मनी ने ब्रिटेन को तबाह कर दिया था इकोनॉमिकली। ब्रिटेन मजबूर था, लेकिन यह मजबूरी क्यों थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से उन्हें जाना पड़ा? इसका सबसे पहला रीजन है कि अब ब्रिटेन जो है एक और म्यूटिनी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरीके से 1857 में इन्होंने क्रस्ट किया इंडियन म्यूटिनी को एज पर देयर टर्म्स, पर मेरे लिए तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसको क्रश किया क्योंकि इंडियंस वेल ट्रेंड नहीं थे। लेकिन विश्व युद्ध II में भारतीयों को जिस तरीके से वेल ट्रेंड किया ब्रिटिशर्स ने टू गेन अ लिवरेज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब यही दो धारी तलवार उनके गले पड़ गई क्योंकि अब इंडियन वेल ट्रेंड थे, इंडियन ऑफिशियल रैंकिंग में भी थे, इंडियन कमांडिंग रैंकिंग में भी थे और इंडियन ऐसे भी थे जो एक कैंटोनमेंट से लेके एक नेवल बेस को चलाने वाले जो नेतृत्व थे वो इंडियन थे। तो ये बहुत ही बड़ा रोल था किसका? ये बहुत ही बड़ा रोल था ऐसे लीडर्स का जिन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप रॉयल इंडियन आर्मी या रॉयल इंडियन नेवी या रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करो। यही वो नेवल म्यूटिनी थी जिसके कारण ब्रिटिशर्स को यह समझ में आया कि now they cannot hold their foot in subcontinent anymore. So they decided कि अब लॉर्ड माउंटबेटन को बर्मा से वापस बुलाया जाए और इंडियंस को उनकी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स को मानते हुए अब उन्हें इंडिपेंडेंट की तरफ एक न्यू कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री बनाने का मौका दिया जाए। और इसमें पिवटल रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो आईएनए के जाबाज सोल्जरों ने और उन्हें नेतृत्व देने वाले सुभाष चंद्र बोस ने। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे बने रहने के लिए। ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो बताता ही हूं साथियों, लेकिन जाते जाते हमारी तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी को आलसी इंडियन का एक करारा सैल्यूट।